दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप सबको मालूम है कि हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और इसमें हम रोजाना आपकी मुलाकात नए नए स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा। अंजू मल्होत्रा एक बहुत 26 साल का तजुर्बा है आपको, और दिल्ली एनसीआर में जो टॉप के स्कूल्स हैं उनमें आप काम कर चुकी हैं और काम कर रही हैं। आपने अपना जैसे हमदर्द पब्लिक स्कूल में आपने एक जमाने तक काम किया जो कि बोर्डिंग स्कूल है, और अब जो है वो लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में आप हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। और आप साथ में बहुत ही अच्छी कवित्री भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं। मुझे यकीन है कि साबिया हुसैन जो है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चूंकि साबिया हुसैन भी लिखने की कोशिश करती हैं और अच्छा लिखती हैं और अच्छा सोचती हैं। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो आपको खास तौर से हिंदी किस तरीके से लेसन जो हैं, हमारे हिंदी के लेसन वो इफेक्टिव होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए। चूंकि भाषा कोई भी हो और भाषा को तभी पढ़ाया जा सकता है अच्छे से जब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन्स हो। क्लासरूम जो है वो बबलिंग होनी चाहिए, वाइब्रेटिंग होनी चाहिए, शोर मचना चाहिए, हंगामा होना चाहिए, लेकिन इतना हंगामा ना हो कि कुछ सुनाई ना दे, कुछ सुझाई ना दे, लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि अंजू मल्होत्रा साहिबा जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है इन टीचर्स के साथ में, ये सभी यंग एनर्जेटिक डायनेमिक टीचर्स हैं और सब भरे हुए हैं अंदर से कि किस तरीके से जो है वो 30 और 31 तारीख को बच्चे स्कूल में आना शुरू करें और ये फिर अपना टैलेंट दिखाएं उन बच्चों के साथ में। ओवर टू यू अंजू मल्होत्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से आभार। आपने मेरा चयन किया, मुझे बुलाया। ये औपचारिकताएं हैं, आपने परिचय दिया, बहुत तारीफ की। मैं अपने आप को आज भी विद्यार्थी मानती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं हर दिन कुछ सीखती हूँ। और सबसे पहले सर ने परिचय तो दे दिया, पर फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं सीबीएसई के साथ भी जुड़ी हूँ और मैं शिक्षण को बहुत बारीकी से देखकर उस पर कुछ विशेष कार्य, शोध कार्य भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जहां तक आज का विषय हमारा भाषा है, तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी भाषा पर सबसे पहले गर्व होना चाहिए। जब तक हम अपनी भाषा पे खुद गर्व नहीं करेंगे, हम बच्चों को उतने प्रभावशाली रूप से नहीं सिखा पाएंगे। अंग्रेजी बहुत अच्छी जुबान है, बच्चों को आनी चाहिए। आज एक इंटरनेशनल जरूरत है और हम अपने, मैंने तो दोनों स्कूल्स जो पढ़ाया, पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल है, तो मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि तुम जरूर पढ़ो और अच्छी तरह पढ़ो। पर फिर उससे भी जरूरी बात है कि जो तुम्हारी अपनी भाषाएं हैं, वो उर्दू हो, हिंदी हो, मैं सब भाषाओं को बहनें मानती हूँ। मेरे हिसाब से भारत की सब भाषाएं बहनें हैं, तो हम इन भाषाओं पर भी उतना ही ध्यान दें क्योंकि ये भाषाएं भी हमें, हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। मैं कई बार बच्चों को भी उदाहरण देती हूँ, आप आईएएस बन जाइए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कहीं आपको अपने 4th ग्रेड एम्प्लॉय से बात करना है, आपको कुछ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां लेखन कार्य सारा हिंदी में होता है, अगर आपको वहां कार्य करना है तो भाषा आपको आनी चाहिए। सरकार ने, शिक्षा पद्धति ने एक योजना बनाई है कि बच्चा 10वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ेगा, तो उसके पीछे कोई मकसद है और बच्चों को उस मकसद को जानने की जरूरत है। लेकिन उन सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी भाषाएं, चाहे वो भारत की कोई भी भाषा हो, बहुत समृद्ध हैं और बहुत अच्छी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन हम कुछ अच्छे से तैयार होते हैं, उस दिन हमारा चलने का, हमारा बात करने का और हमारा उत्साह कुछ अलग होता है। और जिस दिन हमने खुद लगा कोई ऐसा कपड़ा पहना ये हम पे बहुत जच नहीं रहा, तो हम खुद अपने आप के अंदर वो आत्मविश्वास महसूस नहीं करते। तो यही बात है कि सबसे पहले हम महसूस करें कि जो भाषा हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरी तो कविता एक है, पर मेरी कविता बहुत कठिन है क्योंकि अभी आपका स्कूल नया शुरू हुआ, आप अभी छोटे बच्चों से शुरू करेंगे, तो मैं आपको उदाहरण वहां से देती हूँ। मेरे ही मित्र हैं डॉक्टर विनोद प्रसून, जो कि डीपीएस इंटरनेशनल के विभागाध्यक्ष हैं। उनकी एक
कविता है बड़ी छोटी सी, आपको YouTube पे भी मिल जाएगी। अगर आप बच्चों को शुरू में हिंदी भाषा शिक्षण में उस कविता से शुरू करवाएं तो शायद बच्चे भी ये समझ सके कि ये भी एक भाषा है और प्यारी भाषा है। गीत देखिएगा, उनका गीत है, 2 पंक्तियां ही सुनाऊंगी, बाकी आप YouTube पे अपने आप देख सकते हैं और कक्षा की शुरुआत आप उस तरीके से कर सकते हैं। अपनी हिंदी प्यारी है, फूलों की वो क्यारी है, सुंदर है मनुहारी है, मीठे शब्दों की क्यारी है, भारत की दुलारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। आपने बच्चों को कई शब्द सिखा दिए, आपने बच्चों से बहुत कुछ कह दिया और बात ही बात में आपने एक भाषा का परिचय भी दे दिया। पूरी कविता आप सुन सकते हैं। मेरी कविता थोड़ी कठिन थी, उसमें बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग था, तो मैंने अपनी कविता न लेके आपको शुरुआत इस कविता से बताई। अब हम आते हैं भाषा शिक्षण की तरफ। भाषा शिक्षण में कुछ बारीकियां हैं जो हमें बच्चों को सिखानी होती है। सबसे पहली बात तो जो आपके पास वर्ग है बच्चों का, वो चीजों को लय में बहुत अच्छा सीखते हैं। आप देखिए अंग्रेजी भाषा में भी अब ये प्रयोग हो रहा है। आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको अंग्रेजी भाषा में बहुत ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर एबीसी को, इसी वर्णमाला को बहुत प्रभावशाली रूप में अलग अलग तरीकों से सिखाया जाएगा। अगर आप उसी तरह थोड़ा सा हिंदी को भी कर लें तो शायद हिंदी भी उसी तरह से, आप वर्णमाला को, हर किसी का तरीका अपना है। आपको मेरा कोई तरीका टेलर मेड सूट नहीं करेगा, मेरी अपनी सोच है। मैं भी आपको अपना भी उदाहरण दूंगी कि मैं कुछ जगह ऐसा करती हूँ, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर हम, जैसे अंग्रेजी में हमें बहुत मिलता है ABCDEFG HIJKLMNOP, आप बच्चों को देखेंगे बच्चे बड़े अच्छे से बोलते हैं। और अगर यही नवाचार, अगर यही नया नया प्रयोग हम लोग हिंदी में करें तो शायद बच्चों को वर्णमाला सीखने में बहुत सुविधा होगी। अब वर्णमाला से हम आगे बढ़ते हैं भाषा पर। जब हम भाषा को सिखाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, ये कई बार बच्चों के लिए एक विशेष परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो हमें अपने तरीके बनाने हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे और कई बड़े लोग भी परीक्षा शब्द को परीक्षा लिखते हैं, परीक्षा छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। मैं तो CBSE की बोर्ड की कॉपीज चेक करवाती हूँ, मेरे अंडर इतना करेक्शन होता है, वहां पर भी 10वीं कक्षा तक आते आते भी बच्चे परीक्षा लिखते हैं, या बच्चे बीमारी को बीमारी लिखते हैं। ये सब उच्चारण के दोष हैं। हिंदी भाषा इतनी तकनीकी भाषा है, संस्कृत उससे भी ज्यादा तकनीकी भाषा है। ये भाषाएं जैसी बोली जाती हैं वैसी लिखी जाती हैं, इसमें कहीं कोई साइलेंट वाला व्यवहार नहीं है। तो इसलिए मैं बच्चों को, मैं कक्षा में, क्योंकि एक कुछ पाठ है कक्षा 10 का जिसके हिसाब से बीमारी शब्द बहुत प्रयोग करना पड़ता है बच्चों को, और परीक्षा तो लेटर राइटिंग में, पत्र लेखन में बच्चे प्रयोग करते ही हैं। तो मैं अक्सर क्लास में जब भी घूम रही होती हूँ, उनको पत्र लेखन दिया है, कुछ कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ उन्हें कह देती हूँ, बेटा परीक्षा और बीमारी बड़ी चीजें हैं ना, कोई नहीं चाहता। परीक्षा देने से पहले भी मन थोड़ा सा घबराता है, और बीमारी भी कोई नहीं चाहता। तो ये चीजें बड़ी है तो इनकी मात्रा बड़ी है। और मुझे विश्वास है कि कोई एक आधा बच्चा जो बिल्कुल ही आपकी बात न सुने वो तो गलती कर जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे फिर आपकी परीक्षा और बीमारी जैसी गलतियां नहीं करेंगे। तो एक तो उन्हें ये समझाइए कि भाषा जैसी उच्चरित है, जैसी उच्चारण की जाती है, वैसी लिखी जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप उन्हें कुछ ऐसा जोड़ देंगे, अब शब्द आपके होंगे, उदाहरण आपके होंगे, अगर आप इस तरह से कुछ जोड़ देंगे तो बच्चों को वो याद रह जाएगा। बस बात ये है कि उनके वो दिमाग में कहीं बात रह जाए। इसके बाद हिंदी में बात आती है शिरोरेखा की, जिसको ज्यादातर बच्चे टॉप लाइन ही कहना पसंद करते हैं। पहले तो हम उन्हें बताते हैं कि बेटा ये शिरोरेखा है, इसको शिरोरेखा कहिए, और उसके बाद उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि इसके सही प्रयोग से ही आपके ध और घ में अंतर आता है। आप इसे ठीक से लिखिए, आप इसे ठीक से नहीं लिखेंगे तो आपका लेख सुंदर नहीं बनेगा। इस तरह की चीजों से हम शिरोरेखा का अच्छा प्रयोग बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे शिरोरेखा के लिए मुझे याद आ रहा है, हमारी ही एक अध्यापिका हैं, उन्होंने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया, रेखा सीधी अक्षर मोती जैसे हो,
सबका मन खुश लेख भी सुंदर वैसे हो। तो उन्होंने ये 2 लाइनें बनाई हुई हैं। वो शिरोरेखा जब समझाती है छोटी कक्षा में तो वो 2-3 बार बोल देती है और कहती है तुम भी मेरे साथ बोलो। तो इस तरह से जब बच्चे उसे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आ जाती है कि शिरोरेखा सीधी भी लगनी चाहिए और ठीक भी लगनी चाहिए। उसके कारण हमारे वर्णों में परिवर्तन आ जाता है। अब उसके बाद अगर आपको जैसे एक छोटी सी चीज है, आपको मालूम होगा सभी को कि जहां भी हम आदरार्थ लगाते हैं, आदर देने के लिए आपके साथ हम हैं का प्रयोग करते हैं। आप आ रहे हैं, माता जी आ रही हैं, आपके साथ है का प्रयोग नहीं होता। तो ये समझाने के लिए अगर हम बच्चों को ये कह दें कि आपको चंद्र बिंदु से या बिंदु से प्रेम है, आप चंद्र बिंदु को या बिंदु को बहुत पसंद करता है, और साथ में एक इमोजी बना दे, इसको ये पसंद है, तो बच्चों को आज की चीजों से जोड़ना है। जैसे वो मोबाइल में और इसमें इमोजीज का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे हम कह दें कि इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है, चलिए फल में बताइए, चलिए सब्जी में बताइए। अच्छा आपको ये पसंद है ना, तो आपको है पसंद है, आपको है पसंद नहीं है। तो जब आप ऐसा कह देंगे तो कहीं ना बात वही है, हमें भाषा शिक्षण करना है। अब हम आते हैं व्याकरण की ओर। अब व्याकरण पढ़ाने में सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि समझाना पड़ता है, और हमारी जरूरत है, उसके बिना बच्चे को भाषा ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उस छात्र को इसको थोड़ा सा नया प्रयोग करते हुए समझा दें, हमें समझाना है, हमें पढ़ाना है, हमारे लिए बहुत बड़ी सरलता है कि हम परिभाषा देते हुए उसे पढ़ा दें। लेकिन बच्चों के लिए व्याकरण थोड़ा सा कम रोचक होता है, ये मैंने देखा है। 10वीं कक्षा तक, छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा तक, मैं भी अगला पक्ष उसी पर आऊंगी कि बच्चे जब भाषा पढ़ते हैं तो वो हमसे कविता कहानियां चाहते हैं, वो व्याकरण में बहुत नीरस लगता है। तो कविता कहानियां तो रोचक हैं, निस्संदेह उनको और रोचक बनाया जा सकता है, पर व्याकरण में भी हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जहां हम व्याकरण को और रोचक बना सकते हैं। अब आप साधारण सी कक्षा लें, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, मेरे 26 साल का अनुभव ये कहता है कि अगर कोई अध्यापक कोई किताब लेके व्याकरण पढ़ाना शुरू करता है तो मैं मानती हूँ कि उसको व्याकरण पर उसकी पकड़ नहीं। किताब को एक तरफ रखकर आप अगर व्याकरण पढ़ा सकते हैं तो मैं मानती हूँ कि आपका व्याकरण पढ़ाने का तरीका सही है। आपने देखा हो, बाद में हमें थोड़े से उदाहरणों के लिए पुस्तक लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही 2, 4, 6 उदाहरण होंगे, हम वहां से उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बार व्याकरण पढ़ाते हुए आपको उन विषयों को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करना है। जहां हमारा बच्चा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण समझ जाएगा, वहां उसे वाक्य की संरचना समझ आएगी, वहां वो वाक्य का ठीक प्रयोग कर पाएगा। अब कहने की दृष्टि से तो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का प्रयोग हर जगह नहीं हो सकता। जैसे सर्वनाम के लिए बच्चों को अक्सर ये बताना पड़ता है कि अगर आप ताजमहल का विवरण दे रहे हैं किसी अनुच्छेद में, तो आपने एक बार कहा ताजमहल आगरा में है। अब क्या आप बार बार कहेंगे ताजमहल सफेद रंग का है, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल को देखने लोग जाते हैं? नहीं, आप उसके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। वही शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है। अब बात साधारण सी ये है कि ये हमारा व्याकरण है, जिस पर चलकर, जिसकी संरचना से हमारे बच्चे भाषा का ज्ञान आगे बढ़ाएंगे। पर यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर आप इसको भी थोड़े नवीन प्रयोग के साथ, आप संज्ञा को भी अगर थोड़ा सा रोचक बनाकर, अब तरीका सबका अपना अपना है, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही, सर भी मेरे वाइस प्रिंसिपल थे लोटस वैली हमदर्द पब्लिक स्कूल में। सर ने भी देखा कि मैंने बहुत छोटी आयु से ही लगभग कक्षा 10 ही पढ़ाई, लेकिन विभागाध्यक्ष रहने के नाते मैंने छोटी कक्षाओं को देखा और जाना कि वो किस प्रकार वहां पर हमें नवाचार करने की जरूरत है। तो तरीका आपका अपना होगा। मैं आपको थोड़े से माध्यम बता सकती हूँ। जैसे आप संज्ञा अगर पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को जब संज्ञा के 4 जो भेद हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप इसे जैसे मर्जी छोटे से शब्दों से जोड़ें
आपका तरीका अपना हो सकता है, और उस तरीके से जब आप बच्चे को बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन पर, उसके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा कि मेरी अध्यापिका ने मुझे बताया था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो हमें शिक्षा में नवाचार की बहुत आवश्यकता है, और विशेष रूप से उन भाषाओं में हमें ज्यादा जरूरत है जहां बच्चे आजकल ज्यादा नहीं, आप देखिए बाकी सब विषय वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, केवल हिंदी में पढ़ेंगे, तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है। और ज्यादातर आप देखेंगे बच्चों को माता पिता से भी हिंदी में बहुत सहयोग नहीं मिलता। दूसरे सब विषयों में वो किसी से हेल्प भी लेने जाना चाहे, उन्हें गणित नहीं समझ आया, बड़े खुशी खुशी चले जाएंगे किसी से पूछने, अंग्रेजी नहीं आई फिर भी पूछ लेंगे, लेकिन हिंदी पूछने में वो हिचकिचाते हैं। तो हिंदी अध्यापकों का दायित्व बहुत ज्यादा है। ऐसी ही एक गलती बच्चे जो है वो ड और ढ में करते हैं। इसका अंतर भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। अगर आप बच्चों को कहें कड़कड़ गड़गड़ शोर हुआ है, तुम बोलो कहाँ जोर हुआ है, अब बच्चों को हमें बताना है जोर कहाँ है। जब हम कड़ बोल रहे हैं तो कहाँ जोर आ रहा है, तालू कहाँ छू रही है हमारी, और उसका उच्चारण कहाँ हो रहा है। जब हम पढ़ बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। ये सब चीजें आपने तकनीक के रूप में जब हिंदी पढ़ी है, हिंदी भाषा को पढ़ा है, हिंदी व्याकरण को पढ़ा है, आपने इसे समझा है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा इस तरह से लयात्मक कर देंगे, कईयों का अभी अपना विषय है, कुछ लोग कहानी में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं, वो कहानी की तरह बताकर, हम आमतौर पे कहानी में भी शिक्षा देते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, विद्यालय हमारे 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए खुल चुके हैं। मैं एक क्लास पढ़ा रही थी जहां पर एक पात्र है जो वैसे बहुत अच्छा पात्र है, पर वो एक लड़की से थोड़ी अभद्रता करता है, थोड़ा सा मिसबिहेव कर लेता है। तो बच्चे भी 2 साल बाद, कोरोना के बाद आए हैं, तो थोड़ी शैतानी करने का मन है। उस 10वीं कक्षा के बच्चे ने फट से कहा ये ऐसे कर रहा है जैसे क्लास में ये वाला बच्चा करता है। फट दूसरे बच्चे को उसने छेड़ दिया कि ये जो हीरो है हमारी कहानी का, ये कुछ ऐसा कर रहा है जैसा ये करता है, हर एक के साथ करता है। अब उसे उस समय कक्षा में डांट देना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तुमने क्यों कहा, गलत बात कही तुमने। और उसके बाद मैंने जाते जाते कहा, लघु कथा पढ़ा रही थी मैं, लघु कथा 10वीं का एक विषय है लघु कथा लेखन, और मेरी ये बड़ी प्रिय लघु कथा है। मैंने कहा आज तो इन्हें ये सुनाकर रहूंगी, आज इन्हें एक ना एक संदेश जाना चाहिए। तो मैंने उन्हें सुनाया कि एक बार एक कमरे में चाकू, तलवार, खंजर और भाला बैठे थे और बातें कर रहे थे, और अपनी एक दूसरे से, एक से बढ़कर एक पढ़ाई कर रहे थे, बहुत बड़ाई कर रहे थे। भाला कहता था मैं लग जाऊं किसी को तो उसके प्राण नहीं बचते। चाकू ने कहा मेरी धार बहुत तेज है। भाले ने भी अपने बारे में कुछ कहा, और सबने अपने अपने बारे में तारीफें की। पीछे बैठे शब्द चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अब मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, तो कहने लगे हाँ मैम, जो शब्दों में बात कह दी जाती है ना किसी को, वो फिर वापस नहीं आती, फिर उसको चुभ जाती है जाकर बहुत बुरी तरह, इसलिए बैठे बैठे शब्द मुस्कुरा रहे थे। तो मुझे उस दिन वो संदेश देना था कि तुम किसी को जब कुछ कह देते हो तो थोड़ा सा सोचा करो, कहीं ना कहीं उसे बुरा लग सकता है। तो ये कहानी का उल्लेख मैंने क्योंकि 2-3 दिन पहले ये बात हुई थी इसलिए दिया कि जरूरी नहीं है कि आप इसे राइम करके ही, आप इसे लयात्मकता की तरह ही समझाएं व्याकरण को, आप इसे थोड़ा सा स्टोरी टाइप भी बना सकते हैं, आप इसे उस तरह भी परिवर्तित कर सकते हैं। तरीका आपका अपना होगा, क्योंकि शिक्षण विधि में सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक का तरीका दूसरे शिक्षक जैसा नहीं हो सकता। हम केवल एक दूसरे से विचार सीख सकते हैं, और वो भी आप इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि विषय के स्तर पे हम सब बराबर हैं, लेकिन हमें कुछ अनुभव ज्यादा है, और हम उस अनुभव के बल पे जितना कुछ सीख पाए वो आपके साथ साझा करते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो चुनौती हमारे सामने होती है वो ये होती है कि हम बच्चों को व्याकरण थोड़ी रोचक रूप से सिखाएं, ताकि बच्चों को बोरियत ना लगे और बच्चे उसे अच्छी तरह सीखें, और फिर हमारी भाषा वहीं से विकसित हो। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर आ रही हूं कि भाषा शिक्षक का दायित्व सिर्फ भाषा पढ़ाना नहीं है। हमारी हिंदी भाषा की प्रत्येक पुस्तक, किसी प्राइवेट पब्लिशर की हो, एनसीईआरटी की हो, कोई भी पुस्तक हो, उसके प्रत्येक पाठ के पीछे कोई ना कोई सीख निहित है।
अब आप अपने तरीके से उस सीख को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जहां तक हो सके पाठ के बाद उसका संकेत, उसका मूल संदेश, उसका मूल भाव, उसका निष्कर्ष जरूर एक बार पूछिए। कई बार छोटी कक्षाओं में ये प्रश्न नहीं भी आता, पर उसे पूछिए और उसे पूछकर बच्चों को उनके सामने उस मूल संदेश को रखिए। क्योंकि भाषा शिक्षक की तरह हमें जो सबसे बड़ा दायित्व निभाना है वो ये है कि हमें बच्चों को कुछ नवीन चीजों से और जिंदगी के जो हमारे शाश्वत सत्य हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, उनसे भी हमें परिचित कराना है। जैसे जब मैं माँ के महत्व पर एक पाठ है, जब मैं उसे पढ़ाती हूँ तो मैं अपनी लिखी हुई, मेरी लिखी कविता है माँ पर। कविता बहुत सरल शब्दों में है, लेकिन मैं जरूर बच्चों से उसको कई बार कहती हूँ कि जब आप हमारे पास भी नहीं आए थे तब माँ आपकी प्रथम शिक्षिका थी। आप देखिए, किसी भी बच्चे को याद कीजिए, जब आप बहुत छोटे थे तो मैं मानती हूँ कि बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है। जब तक हमारे पास बच्चे आ जाते हैं तब तक वो आंख का इशारा समझते हैं, उन्हें मालूम है अध्यापिका क्या चाहती है और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका दायित्व हमसे कहीं ज्यादा है, आप अभी छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा एक माँ का दायित्व है जो बच्चे को बचपन से उसको सब कुछ सिखाती है और उसकी पहली शिक्षिका होती है, उसे अक्षर ज्ञान देती है, उसे भाषा ज्ञान देती है। आपके पास बच्चा एक या दो भाषाएं सीख कर आता है, तब आप आगे उस भाषा पर विकास करते हैं। तो उस विकास की बात पे जब मैं माँ की बात करती हूँ, और कुछ पाठ भी हमारे ऐसे हैं जहां माँ का महत्व है, तो जब मैं उन्हें सुनाती हूँ तो मैं जरूर एक बार बात करती हूँ अपनी कविता की कि और मैं मानती हूँ कि माँ पर तो कोई कलम लिख ही नहीं सकती, पर फिर भी मैं अपनी कविता सुनाती हूँ और बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं। अभी पीछे हम एक लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे थे, बहुत बड़ा, दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़े स्कूल थे और इसी जूम पर था। पता नहीं उस दिन जूम पर कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ, थोड़ी देर के लिए आधे लोग, बिल्कुल आधा मैनेजिंग पूरा डिपार्टमेंट और आधे बच्चे जो पार्टिसिपेंट थे वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हट गए और हम आधे लोग वहां रह गए। तो मुझे फट से कहा गया कि कुछ कीजिए, क्योंकि जूम उस समय एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, तो खाली नहीं रहना चाहिए। कई स्कूलों के बच्चे थे वहां पे भी। मुझे ऐसे ही लगा कि माँ पर ही बात कर देती हूँ, क्योंकि और तो कोई बात हो ही नहीं रही, डिबेट कॉम्पिटिशन चल रहा है, डिबेट का विषय भी कुछ अलग था। तो मैंने बच्चों से कहा, कितने बच्चे अपनी माँ को प्यार करते हैं? उन्होंने कहा सभी करते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं उनके लिए, उनकी बात मानते हैं? हाँ मैम मानते हैं, बर्थडे पे कार्ड भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, बहुत कुछ बताया। तो मैंने कहा चलो फिर एक कविता सुनो। तो वैसे तो मैं खुद मानती हूँ, मेरा निजी विचार है कि दुनिया में कोई कलम नहीं बनी जो माँ पर लिख सके, लेकिन मेरी छोटी सी कविता है। क्या नहीं से अक्षर में जादू सी है माँ, घर बार बसाए से अक्षर में जादू सी है माँ, संसार बसाए से अक्षर में जादू सी है माँ। जरा सोचिएगा, जन्म हमारा हो जाता फिर कब सोती है माँ, क्या नहीं इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ कुछ पंक्तियां जो बहुत मेरे दिल के करीब हैं। वो ये हैं कि हम सब के जीवन का गुरूर सी है माँ, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का नूर सी है माँ, बालों के संग संग जिसने सारी उलझन सुलझा दी, जीवन के हर पल क्षण में जरूर सी है माँ, क्या नहीं इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। तो आप किसी भी विषय पर पढ़ा रहे हैं, आपके पास अपने शब्द हो तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं लिखता। हमारे पास इतनी कविताएं हमारे समृद्ध लेखकों की भरी पड़ी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं बच्चों के लिए हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। पर इसके लिए बस आपको थोड़ी सी कक्षा से पूर्व एक तैयारी करनी होगी, थोड़ी सी उस तैयारी की जरूरत है। ढूंढिए, आजकल नेट पर सब कुछ है, उसे ढूंढकर थोड़ा सा अपने विषय से जोड़कर जब आप सुनाएंगे तो आपकी कक्षा अगर रोचक होगी तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा अच्छे से हिंदी समझेगा नहीं या पढ़ेगा नहीं। इसी तरह छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में भी अगर हम उच्चारण करें, हम बच्चे को कहें सुनिए, मेरे उच्चारण को सुनिए, कि घी घी, मैंने क्या बोला,
और फिर की, खी, घी। अब इसमें से आप चयन करवाइए कि की और की का क्या स्थान था, घी मैंने बोला तो कैसे बोला, कौन सी मात्रा लगेगी। इस तरह की बातों का आप प्रयोग करते हुए उन्हें समझा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप बता सकते हैं कि आप, क्योंकि आदर देने वाला शब्द है, उसको बिंदी बहुत पसंद है। इस तरह से भी आप बच्चों को प्रयोग सिखा सकते हैं। एक शिक्षक जो है वो कई तरह के नए नए, अच्छा इसी बीच मुझे एक और चीज याद आई, एक अल्प विराम का प्रयोग। मैं अक्सर बच्चों को ये सिखाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ये गलती करते हैं, तो मैं उन्हें कई बार, ये 9वीं 10वीं कक्षा में भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उन्हें कहती हूँ जहां मर्जी आए, आप आपका मन आए, आप अल्प विराम कॉमा नहीं लगा सकते, उससे पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने किसी से कहा रोको मत जाने दो, क्या मतलब है इस बात का? आप कह रहे हैं उसको रोक लो, मत जाने दो, और आपने कहा रोको मत जाने दो। सिर्फ एक अल्प विराम का अंतर है। एक में अल्प विराम आया रोको मत जाने दो इनके बीच में, और एक जगह अल्प विराम आया रोको मत जाने दो। मैंने कहा अगर तुम अल्प विराम सही जगह नहीं लगाओगे, चाहे वो बोलने में है या लिखने में है, तो तुम्हारी बात तो पूरी स्पष्ट नहीं होगी। हाँ मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा उसको रोको मत जाने दो, तो तुम उसे फटाफट रोक लोगे, आ जाओ मैम कह रही है मत जाओ। और अगर तुम कह रहे हो रोको मत जाने दो, उसे जाने दो, तो इसका मतलब जाने के लिए कहा जा रहा है। कितना बड़ा हमारे वाक्य में अंतर आ जाता है। तो उन्हें ये सब बातें समझ आती हैं। मुझे ये लगता है कि जितना हम जितने नवीन प्रयोग हम भाषा में कर सकेंगे, जितना उसको तरीका सबका अपना अपना है। फिर से मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हर कोई कविता के माध्यम से नहीं पढ़ा सकता, हर कोई कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकता, हर किसी के प्रयोग वैसे नहीं होंगे, लेकिन ये कुछ प्रयोग यहाँ बताने का मतलब ये था कि हम सब ये समझें कि अगर हम कक्षा में खड़े होकर एक पुस्तक हाथ में लेके बस उसे शब्दशः पढ़ाते जाएंगे, तो शायद हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हिंदी भाषा शिक्षण को रोचक बनाना, और हिंदी भाषा नहीं, किसी भी भाषा शिक्षण को रोचक बनाना सबसे जरूरी है। आप लोग याद कीजिए, आप सभी बहुत यंग हैं, बहुत युवा हैं, याद कीजिए वो एक अध्यापक जो आपको आज तक याद है। आपको भी बहुत से अध्यापकों ने पढ़ाया, लेकिन आपको वो अध्यापक याद होगा जिसने अपने विषय को रोचक बनाकर पढ़ाया, जिसने अपने विषय में कुछ नवीन प्रयोग किया। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी, मेरी जो हिंदी की टीचर हैं, मैं 12th क्लास में जोन की टॉपर रही हूँ। वो जो टीचर हैं वो आज भी डॉक्टर RK शर्मा अमृतसर में रहती हैं, मेरे साथ टच में हैं। मैं उन्हें अपनी कोई कविता लिखती हूँ, भेजती हैं, प्रशंसा करती हैं, पर मैं मानती हूँ कि उनका मुझ पर इतना प्रभाव था कि मैं आज भी जो कक्षाओं में पढ़ाती हूँ, कई बार मुझे लगता है मैं उन्हें इमिटेट कर रही हूँ। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका साड़ी पहनने का तरीका, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। तो वही बच्चे आपको, वही अध्यापक आपको याद रह जाते हैं जिन्होंने आपको कुछ थोड़ा सा अलग करके पढ़ाया हो, समझाया हो, बताया हो। तरीका सबका अपना अपना है। आप देखिए हर घर में सब्जी बनती है, सब्जी एक हो, लेकिन अगर उसका तरीका अच्छा हो, आप देखिए छोटी से छोटी सब्जी कोई भी ले लीजिए, हर घर का तरीका अलग है, लेकिन अगर उसे प्यार से अच्छी तरह काट सवार के एक अच्छी विधि से बनाया जाए तो वो अलग ही स्वाद देती है। बिल्कुल हर कक्षा अध्यापक को अपनी कक्षा में कोशिश ये करनी है कि जो विषय वो पढ़ा रहा है उसके साथ वो क्या नवीन प्रयोग कर सकता है। और अब मैं अपने इतने साल के अनुभव के बाद आपको बताऊं, शुरू के 2-3 सालों में ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद सब चीजें आपके पास अपने आप आ जाएंगी, बाद में आपके लिए और सरलता हो जाएगी, अनुभव से चीजें जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी क्लास ठीक से तैयार करके जाते हैं, हम आज तक ये जो अब एनसीईआरटी की, सीबीएसई की जो पुस्तकें में जो चल रही हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें, ये 2008 में परिवर्तन हुआ था। एनसीईआरटी बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं करती। मैं आंख बंद करके भी अगर उठूं तो मैं सोते में 26 साल हो गए, कोई भी पाठ पढ़ा सकती हूँ, लेकिन एक दिन की थोड़ी सी पूर्व तैयारी हमें उस ओर ले जाती है जहां हम अपने पाठ को नवीन प्रयोग, नवीन दर्शन की तरह से बता सकते हैं। तो यही मेरा एक छोटा सा अनुरोध था आपसे कि अपनी कक्षा को अच्छी तरह तैयार कीजिए। बच्चों को जो तरीका आपको अच्छा लगता है, किसी ABC को अलग तरीका अच्छा लग सकता है, XYZ को अलग तरीका अच्छा लग सकता है, अपने माध्यम ढूंढिए, अपने तरीके ढूंढिए, और जब आप उन्हें रोचक तरीके से पढ़ाएंगे तो कोई संदेह नहीं, वो खुश होंगे। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कोई टीचर बीमार चल रही है, हमारी मैथ्स की टीचर, तो उनकी जगह मुझे अक्सर मिल जाता है कुछ
कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि उनका जो पीरियड होता है वो मेरा फ्री होता है, और मुझे देखते ही खुश हो जाते हैं, अच्छा मैम आ गई, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कुछ अच्छा ही पढ़ाएंगी, कुछ रोचक ही होगा कक्षा में। तो इस तरह जब आप चाहेंगे तो बच्चे आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन पीरियड में भी जब आप जाएंगे तो उन्हें लगेगा ये टीचर आई है तो अच्छा है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटा सा प्रयोग है जो नवाचार के माध्यम से हम सभी कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, भाषा बहता नीर है। भाषा को जितना हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे, जितना हम उसे लचीला बनाएंगे, भाषा उतनी अच्छी तरह हम समझा पाएंगे। ये सुविधा गणित और विज्ञान के अध्यापकों के पास नहीं है। वो रोचक तो बना सकते हैं पीपीटीज के माध्यम से, प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, लेकिन हम जितना रोचक बना सकते हैं, भाषा के अध्यापक, शायद सर मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि सर भी अंग्रेजी विषय से संबंधित रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, जो टूल्स हैं वो हमारे पास शायद कुछ ज्यादा ऐसे हैं जिनसे हम अपने विषय को बहुत रोचक बना सकते हैं, और ऐसा हो कि हर बच्चा कहीं ना कहीं हम उस पर एक गहरी छाप छोड़ जाएं। अनीस सर, आपके सामने बस अंत में इसी बात का उल्लेख करना चाहूंगी, हमदर्द का एक बच्चा है, वो अब गुड़गांव में आईटी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और अपनी कार से घर वापस जा रहा था। कुछ दिन पहले रात को उसने साइड पे कार रोकी और मुझे फोन किया। ये फोन लगभग 4-5 साल बाद आया था, और कहा मैम ये कुछ बोल रहे थे उस पर एफएम पर, और मुझे याद आ गई वो कविता जो आपने मुझे पढ़ाई थी, आपने ये कविता मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई थी। मैंने कहा बेटा बहुत उपहार जिंदगी में मिले, पर आज बहुत कुछ अच्छा मिला जो तुमने मुझे गाड़ी रोककर याद किया और मुझे बताया कि मैम ये कविता का उल्लेख इन्होंने यहाँ पर एफएम में किया, ये कविता आपने मुझे पढ़ाई थी और बहुत अच्छी पढ़ाई। तो यही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड या पारिश्रमिक है, इसी को पाने की कोशिश करें, बाकी सब चीजें तो जिंदगी में अपने आप मिल जाएंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, यही एक टीचर का जो है, जो आपने आखिर में जो ये घटना, इंसिडेंट का आपने यानी बताया, जिसके बारे में आपने बयान किया, यही एक टीचर का सबसे बड़ा उपहार है, अवार्ड है, कि उसके जो स्टूडेंट हैं वो उसे याद करते हैं। और आज बहरहाल जितनी बातें आपने बताई, और उनमें जो खास तौर से बात है वो ये कि टीचर, हर किसी टीचर का, हर अध्यापक का अपना तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो उन्हें बता सकते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और एक जो और चीज आपने बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि चूंकि ये सब लोग यंग हैं, यही वक्त है इनके लिए मेहनत करने का, और अगर ये 2-4 साल मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ इनके पास होगा। और सिर्फ और एक और चीज जो आपने कही वो ये कि आप 26 साल के बाद भी आपको, हालांकि सारा सब पूरा सिलेबस आपको याद है, आप आंख बंद करके पढ़ा सकती हैं, सोते में पढ़ा सकती हैं, जागते में पढ़ा सकती हैं, वही मैं भी कह सकता हूं कि मैं अगर पढ़ाऊं तो मेरे साथ भी यही होगा, लेकिन तैयारी किए बगैर क्लास में आज भी नहीं जा सकते, आज भी नहीं जा सकते। तो वो तैयारी करना जो है वो बहुत जरूरी है। और भाषा का टीचर खासतौर से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों ही भाषाएं, एक भाषा हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, दूसरी भाषा जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि हमें एक्सपोजर चाहिए, बाहर भी निकलना है, दुनिया के साथ मामलात करने हैं, तो वो जबान भी हमें आनी चाहिए। तो दोनों ही भाषाएं अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही को हमें अच्छे से पढ़ाना है, दोनों भाषाओं में बच्चों को हमें एक्सपर्ट करना है, कि उन्हें दोनों भाषाओं के ऊपर जो है वो पूरा कमांड हासिल हो, पूरा कमांड हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू साहिबा आपका। अगर किसी टीचर के पास कोई क्वेश्चन है, कोई आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट वेलकम। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, चूंकि हमने ऑलरेडी ज्यादा वक्त ले लिया। कोई सवाल है राहुल आपके पास, या बिल्कुल, आप जो पूछना चाहें। हाँ बिल्कुल, साबिया अगर आपके पास कोई सवाल है। राहुल या साबिया, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो साबिया। मैम ने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ पूछने की। अच्छा थैंक यू नहीं मैं मिलूंगी आप लोगों से एक बार। सवाल नहीं पूछता तो दो कारण होते हैं, या तो लेसन सर पे या तो गुजर गया, समझ आ गया, या कुछ नहीं आया। ये सर आप बहुत पहले से हमें भी कहते थे, इसके दो कारण होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैडम मंजू हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक आपने बताया, मेरी डॉटर की हिंदी में बहुत तंग थी, और व्हेन शी वेंट फॉर ट्यूशन, क्योंकि गुजरात में उसने अपना जो स्कूलिंग बचपन की तो गुजराती सीखी, अब यूपी
यूपी में आए तो हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनको हिंदी का ट्यूशन करना पड़ा। मेरी हिंदी जितनी भी मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाई, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, लेकिन उसको समझाना, आई रियली नीडेड अ गुड हिंदी टीचर टू एक्सप्लेन दी, स्पेशली दी मात्रा पार्ट ऑफ इट। वो अपना नाम शीबा श लिखती थी, ई लिखती थी, बै लिखती थी, शी हैड नो कंसेप्ट ऑफ मात्रा। लेकिन 10th में उसको रश्मि गौतम मैडम थी उसकी, उन्होंने उसको 2 महीने पढ़ाया एंड नाउ शी डजंट मेक एनी मिस्टेक इन मात्रा। बहुत हिंदी को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। और आपने जैसे एक्सप्लेन किया, मैं जनरली नहीं करती हूँ मात्राओं की मिस्टेक, क्योंकि मेरी हिंदी टीचर बहुत अच्छी थी। हाँ। पर उसकी टीचर, और आपने जैसे समझाया, अगर हम शुरू से बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो इट वुड रियली बी वंडरफुल। आधार वही है, बेस वही है। हाँ, क्योंकि मात्राओं का ही, उससे तो पूरी मीनिंग बदल जाती है। एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड अबाउट द ई, बड़ी ई, द छोटा ऊ, एंड दैट कंसेप्ट ऑफ द री इज रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। और कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपसे जरूर राब्ता करूंगी। बिल्कुल, आप कभी भी जब समझें। अब ईश्वर की दया से अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन कर रहा है, और मेरे पास समय है। आपको जब मेरे जिस अनुभव की आवश्यकता हो, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग जैसा चाहें मुझसे सहायता ले सकते हैं। Yeah, thank you so much for all your things that you have told. और जो हिंदी टीचर है मेरे यहाँ, उनको जरूर बेनिफिट हुआ हो। Thank you. And language of course can be explained in so many ways, so many ways. मुझे याद है मैं टाइटैनिक पढ़ाया करती थी 12th क्लास में, जब मैं टीचर थी, तो हमेशा I used to weep and my students used to say कि मैम आप इतनी सेंसिटिव हो। मैंने कहा no, you cannot teach Titanic without having tears in your eyes. You need to have that emotion to explain things. तो आज भी मीरा एक्सप्लेन किया, पढ़ाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं मीरा पढ़ाती हूँ तो वो भाव अपने आप आते हैं। बिल्कुल सही, अपने आप आते हैं। यस, और वो होना चाहिए टीचर के पास। That is why we say that teacher should be from heart, not from mind alone. Yes, very correct. Exactly. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू साहिबा आपका, आपने ये वक्त निकाला। और मुझे ऐसी आशा है कि हमारे टीचर्स ने बहुत कुछ आज सीखा होगा, ग्रहण किया होगा, और उसको अपनी प्रैक्टिकल टीचिंग में जब क्लासरूम में होंगे बच्चों के साथ में, तो उसको जरूर अपनाएंगे और उससे फायदा उठाएंगे, और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे एक दिन, क्योंकि दिल्ली और नोएडा बहुत दूर नहीं है, तो हम चाहेंगे एक दिन अंजू मल्होत्रा जो है वो फिजिकली इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स असारा का विजिट करें। और मेरा मन है, मैं आऊंगी एक दिन, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे, मैं एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you. All the best. Thank you, ma'am. Thank you. All the best for your new session. Thank you, ma'am.